तो डायमीटर, डायमीटर किसको बोलते हैं? तो जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एडवांस में आ सकता है मे बी। तो डायमीटर में क्या बोला जा रहा है, जैसे कोई भी कोनी, ये तो जनरल चीज है, पहले उसका डेफिनेशन लिख लिया जाए। इट इज लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, it is locus of midpoint of set of parallel chords having given slope m। इसी को बोलते हैं डायमीटर। मतलब क्या हो गया, डायमीटर एक्चुअली फंक्शन ऑफ m होता है ना, इंडिपेंडेंट चीज नहीं होता है। डायमीटर m पे डिपेंड करता है कि m क्या है, किस m के लिए कौन सा डायमीटर होगा। तो अलग अलग m के लिए अलग अलग डायमीटर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो चलो एलिप्स बना लेते हैं, बट ये जनरल किसी भी कर्व के लिए डायमीटर का डेफिनेशन यही होता है। तो हम पहले एलिप्स का एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लो एलिप्स हो गया, इसमें मान लो स्लोप m, यानी कि इट इज लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, तो जिसका स्लोप m है। तो स्लोप m का ढेर सारा पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ कर लो, है ना, कर सकते हो। तो मान लो हमने स्लोप m का ढेर सारा पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ कर लिया। इन सारे पैरेलल कॉर्ड्स का जो स्लोप है वो m के बराबर है, कह सकते हैं। सारे के सारे कॉर्ड्स क्या है, पैरेलल है, और सबका स्लोप मान लो m है, गिवन है, ठीक है। सबका स्लोप m गिवन है, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस, ठीक है, सारे कॉर्ड्स का मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें, मान लो पहले वाले का मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया, दूसरे वाले का मिड पॉइंट सपोज यहाँ आ गया, तीसरे वाले का मिड पॉइंट यहाँ आ गया, चौथे वाले का मान लो मिड पॉइंट यहाँ आ गया, पांचवे वाले का मिड पॉइंट मान लो यहाँ आ गया, छठे वाले का मिड पॉइंट सपोज यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, मान लो ऐसा कुछ कहानी है। तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे, हालांकि अच्छा डायग्राम बना नहीं, मिड पॉइंट थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए था। अगर हम स्पेशली इलिप्स के केस में ऐसा होता है, अगर हम सारे पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो इलिप्स के सेंटर से पास कर जाएगा, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो ऑरिजिन से पास कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इलिप्स का डायमीटर भी, तो ये डायमीटर d है, ठीक है, ये डायमीटर d है। कौन से स्लोप के लिए, तो m स्लोप के लिए, m स्लोप के लिए डायमीटर ये है ना, m स्लोप के लिए ये डायमीटर हो गया। तो अब ये बात को प्रूफ कैसे करें, मतलब कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ डायमीटर। तो हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, लोकस ऑफ सेट जो भी है, लोकस ऑफ सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ गिवन स्लोप m। तो हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन, डायमीटर का इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, चलो एक एलिप्स ले लिए, थोड़ा सा ऐसे कहानी को थोड़ा सा सिंपल बनाया जाए। ऐसे एलिप्स ले लिया, एलिप्स लेने के बाद इसमें कोई सा भी एक कॉर्ड ले लिए, मान लो ए बी कॉर्ड ले लिए, ठीक है, और इस ए बी कॉर्ड का स्लोप गिवन है क्वेश्चन में m, तो m गिवन चीज है। तो इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए अपने को, तो इसका मिड पॉइंट को p मान लिए h, k, तो h, k लोकस चाहिए अपने को, ठीक है। और एलिप्स का जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, सही है। तो अगर हम t इक्वल्स टू s1 लिखें, अगर हम t इक्वल्स टू s1 लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट p, पॉइंट p के रेस्पेक्ट पर अगर हम t इक्वल्स टू s1 लिखते हैं तो उससे अपने को क्या मिल जाएगा, ab का इक्वेशन मिल जाएगा। हेलो, मिल जाएगा ना, देखते हैं लिख के क्या आता है। t बराबर s1, तो कैसे लिखते हैं t बराबर s1, एक्स एच बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर S1 कितना आ जाएगा,
एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। तो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा मिल गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये इक्वेशन ऑफ ए बी हो गया। ठीक है, तो ये ए बी का इक्वेशन बन गया। तो दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ ए बी। ये ए बी लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अपने को ए बी लाइन का इक्वेशन मतलब ए बी का स्लोप m गिवन है, तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो। इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो यानी m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस टाइम्स ऑफ h बाई ए स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो k बाई बी स्क्वायर। सही है, तो यहां से अपने को क्या मिलने वाला है, यहां से अपने को क्या मिलने वाला है, m बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ h बाई के और बी स्क्वायर ऊपर ए स्क्वायर नीचे, ऐसा कुछ आ गया। सही है, तो अब लोकस निकाल रहे थे ना, m गिवन चीज है, m क्या है, गिवन पैरामीटर है, लाइक 2 है 3 है, ऐसा कुछ लिखा है ना, गिवन चीज है। तो जब लोकस निकालेंगे तो एच के को एक्स वाई से रिप्लेस करेंगे, तो अब एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वाई एम ए स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर एक्स। हेलो, सही है, यानी कि y बराबर क्या मिल जाएगा, y बराबर माइनस टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ए स्क्वायर, माइनस टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई एम ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स। तो ये लोकस आया। हेलो, ये लोकस ऑफ क्या आ गया, लोकस ऑफ मिड पॉइंट। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या आया, जो कहानी आया क्या आया, ये लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ गिवन स्लोप m आ गया। तो इसका मतलब ये डायमीटर का इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो डायमीटर क्या है, y बराबर mx टाइप का चीज है, जो 0,0 से पास कर रहा है। इसका मतलब कि इलिप्स का जो डायमीटर होता है वो सेंटर से पास करता है, इलिप्स के सेंटर से पास करता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे कर्व का सेंटर से ही पास करे, सर्कल का भी पास करता है, संयोग की बात है, इलिप्स का भी पास करता है सेंटर से, संयोग की बात है, जरूरी है कि सबका पास करे। ठीक है, तो ये हो गया डायमीटर का इक्वेशन, तो ये लिख लिया। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। तो डायमीटर इसको बोलते हैं, वैसे एक और टर्म आता है कॉन्जुगेट डायमीटर, वैसे एक और टर्म आता है कॉन्जुगेट डायमीटर। कॉन्जुगेट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट डायमीटर। कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है, जैसे मान लो इलिप्स बना लेते हैं, ठीक है, और कोई भी सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ले लो सपोज, तो ये सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ले लिए, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स ले लिए, सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड होंगे, उसमें से कोई एक कॉर्ड होगा जो सेंटर से पास कर रहा होगा। सेंटर मान लो ये है, एलिप्स का सेंटर ऑरिजिन होता है ना, तो ऑरिजिन है ये। ठीक है, मान लो ये ऑरिजिन है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो हम बना भी सकते हैं, एक्सेस बना ही लेते हैं, ऐसा बना दिया। ओके, इन सारे ग्रीन वाले का स्लोप m1 है, इन सारे ग्रीन वाले कॉर्ड्स का स्लोप m1 है। तो इसका जो डायमीटर आया होगा वो सेंटर से पास करता हुआ आया होगा। इसका जो डायमीटर आया होगा, एक मिनट, कुछ ऐसा आया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समझ पा रहे बात को, तो इसको D1 बोल दिए या DM1 बोल दिए, M1 स्लोप वाले कॉर्ड का डायमीटर, क्योंकि स्पेसिफिक कॉर्ड का स्पेसिफिक डायमीटर होगा ना,
स्पेसिफिक सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड का, तो डी m1 बोलो चाहे d1 बोल दो, ठीक है। तो d ऑफ स्लोप m1 ऐसा बोल सकते हैं। तो मान लो कि इस डायमीटर का स्लोप m2 आ गया, ये तो m1 वाले स्लोप के करस्पॉन्डिंग डायमीटर आ गया, तो इसको मान लो d1 बोल दिया, फिर dm1 बोल दिया, जो बोलना है बोल दो, या d1 बोल दिया। बट d1 का स्लोप m1 थोड़ा ना होगा। हेलो, d1 का स्लोप m1 नहीं होगा ना, मान रहे हो ना इस बात को? वो तो m1 स्लोप वाले कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग डायमीटर है वो। m1 वाले कॉर्ड्स के करस्पॉन्डिंग डायमीटर d1 आ गया, बट d1 का स्लोप m1 नहीं होगा, तो हम मान लेते हैं d1 का स्लोप m2 है। हम क्या मान लेते हैं कि d1 का स्लोप m2 है सपोज, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर d यानी कि m2 अगर है, मान लो d1 का स्लोप, तो इसके पैरेलल भी सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं हम। यानी कि m2 वाले स्लोप का हमने ढेर सारे कॉर्ड्स, ऐसे सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ कर दिए। सपोज m2 वाला कॉर्ड का तो क्या बोल रहे थे हम, हाँ, तो इन सारे जो रेड से जो भी कॉर्ड दिख रहा है तुम्हें, उन सबका स्लोप क्या है, m2 है, क्योंकि वो डायमीटर d1 के पैरेलल है, और d1 का स्लोप m2 है। बिल्कुल सही है। तो तो इसके करस्पॉन्डिंग m2 वाले स्लोप के करस्पॉन्डिंग भी एक डायमीटर आया होगा। चलो, ये जो रेड वाला है, रेड वाले स्लोप के करस्पॉन्डिंग भी एक डायमीटर आया होगा ना। ऐसे ढेर सारे सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स हो रहे होंगे, आई एम नॉट, हाँ ठीक है। तो इस वाले रेड वाले सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स जिसका स्लोप m2 है, उसके करस्पॉन्डिंग भी एक डायमीटर आया होगा, यानी कि उसके मिड पॉइंट को बाइसेक्ट करने वाला, सॉरी, हाँ मतलब t बराबर s1 से लिखे होंगे, लिख के लाए होंगे कैसे भी करके, ठीक है। यानी कि m2 वाले रेड वाले जितने भी कॉर्ड्स हैं, उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो जो डायमीटर मिला उसको d2 बोलेंगे। d2 क्यों बोलेंगे? क्योंकि डायमीटर करस्पॉन्डिंग टू स्लोप 2, डायमीटर करस्पॉन्डिंग टू स्लोप, क्या बोला था मैं, हाँ, डायमीटर करस्पॉन्डिंग टू कॉर्ड्स ऑफ स्लोप m2 को d2 बोल दिया। d1 किसको बोल रहे हैं? डायमीटर करस्पॉन्डिंग टू कॉर्ड्स ऑफ स्लोप m1, उसको d1 बोल दिया। ओके, सही बात है। तो जो d1 का इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? तो d1 का अपने को इक्वेशन लिखना आता है, अभी पीछे लिखे थे, वो क्या लिखे थे d1 का इक्वेशन? y बराबर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर m, और m क्या, m की जगह पे क्या आ जाएगा? m1 आ जाएगा यहाँ पे। हेलो, है ना, इतना टाइम्स ऑफ x, सही है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ बात? यही निकाले थे ना पीछे डायमीटर का इक्वेशन, बिल्कुल। तो ये d1 का इक्वेशन आ गया, बिल्कुल ये d1 का इक्वेशन आ गया। d1 का स्लोप क्या है? m2 के बराबर है, तो इसका मतलब कि ये जो पूरी चीज है, ये तो d1 का स्लोप है, तो इसको m2 के बराबर होना पड़ेगा, दिस थिंग बराबर m2। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा? m2 इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ m1। तो यहाँ से अपने को एक रिलेशन मिल जाएगा m1 m2 इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो m2 जो है वो स्लोप ऑफ डायमीटर है, और m1 जो है वो स्लोप ऑफ कॉर्ड है जिसका वो डायमीटर था। समझ में आ रहा बात? m1 m2 की वैल्यू ये होती है, और अपने को इसमें जानना क्या है, मतलब ये लेसन याद रखना है। तो d1 और d2 एक दूसरे का कॉन्जुगेट डायमीटर है, यानी कि हम ऐसे बोलते हैं, मान लो कि स्लोप 2 के करस्पॉन्डिंग, मान लो m बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग हमने एक डायमीटर निकाला, और उसका इक्वेशन मान लो y बराबर 3x आ गया, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, ऐसे रैंडम ले रहे हैं। तो इसका स्लोप 3 हो गया, यानी कि इसका स्लोप क्या हो गया? 3 हो गया ना, ये d1 हो गया बेसिकली, इसको तो d1 बोल रहा है, फर्स्ट डायमीटर। तो अब इसका कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होगा? उसका कॉन्जुगेट डायमीटर का जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा? उसके कॉन्जुगेट डायमीटर का स्लोप इसके स्लोप के बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि m बराबर 3 के लिए
m बराबर 3 स्लोप का जो कॉर्ड होगा, सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो डायमीटर आएगा, तो m बराबर 3 करस्पॉन्डिंग डायमीटर कुछ भी आ सकता है, और उसका स्लोप क्या हो जाएगा, m1 m2 बराबर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे कुछ भी, इतना x, तो ये d2 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट डायमीटर हो जाएगा। थोड़ा कैसे बोलें इसको, बस इतना ध्यान रखो, ज्यादा दिमाग में नहीं लगाओ। m1 m2 बराबर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, बस ठीक है, ज्यादा उसे पढ़ना भी नहीं है। तो इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन लेके खत्म करते हैं कहानी को। तो यानी कि कॉन्जुगेट, यानी कि बेसिकली याद क्या रखना है, कॉन्जुगेट डायमीटर्स के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। कॉन्जुगेट डायमीटर्स के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसमें क्वेश्चन कैसा बनाया जा सकता है, सिंपली इसको लैंग्वेज में याद रख लो, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ slopes of conjugate diameter is equals to minus b square by a square, ठीक है। ये होता है इलिप्स के केस में। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, इतना लिख लो बस, खत्म। ठीक है, लिख लिए होगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन, और ये प्रॉपर्टी रिजल्ट भी ये कह सकते हो, प्रूव दैट डिफरेंस ऑफ इसेंट्रिक एंगल, prove that difference of eccentric angle angles of ends of conjugate diameters differ by pi by 2। हाँ, मतलब कहना क्या है, कहना ये है कि जो कॉन्जुगेट डायमीटर्स होते हैं उनके इसेंट्रिक एंगल का जो डिफरेंस होता है, मतलब उनका जो एंड पॉइंट हो रहा होगा, तो सपोज ये इलिप्स है, इलिप्स का एक ऑक्सिलरी सर्कल भी होगा, तो चलो इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल ही बना लेते हैं। एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल ही बना लिए, ऐसा कुछ कहानी बन रहा होगा। तो मान लिया जाए कि इसमें से कोई एक D1 है, कोई सा भी D1 ले लो, सपोज ये D1 ले लिए, मान लिया जाए कि ये D1 है, ये रेड वाला D1 हो गया, और एक हो गया D2। तो रेड वाला को D1 बोल दिए, ग्रीन वाले को D2 बोल दिए। दोनों मान लो कॉन्जुगेट डायमीटर होगा, अगर एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा, अगर दोनों कॉन्जुगेट डायमीटर्स का पेयर है, तो इसका मतलब कि दोनों के प्रोडक्ट का दोनों का जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है वो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो बोल क्या रहा है कि ये मान लो ए बी, पहला वाला डायमीटर ए बी पे कट कर रहा होगा, उसका एंड पॉइंट ए बी होगा, दूसरा डायमीटर का एंड पॉइंट मान लो सी डी होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर सी का इसेंट्रिक एंगल थीटा लेते हो, अगर सी का इसेंट्रिक एंगल थीटा लेते हो, तो ए पाई बाई 2 से ज्यादा होगा, यानी कि वो थीटा प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा, ए से भी पाई बाई 2 जोड़ दो, थीटा प्लस पाई पाई हो जाएगा ये, और बी का जो इसेंट्रिक एंगल हो जाएगा
वो उसको थीटा माइनस पाई बाई 2 बोल सकते हो, या फिर थीटा प्लस 3 पाई बाई 2 बोल सकते हो। हेलो, जो मैंने वो बोल सकते हैं, थीटा माइनस पाई बाई 2 बोल सकते हैं या थीटा प्लस 3 पाई बाई 2 बोल सकते हैं। यानी इसेंट्रिक एंगल जो है वो एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स का पाई बाई 2 के डिफरेंस पे होता है। ठीक है, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 ऐसे डिफरेंस पे होता है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन वाला। पाई बाई 2 के डिफरेंस पे होता है, इसका मतलब थीटा का मतलब क्या होता है कि इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल थीटा हो रहा होगा, है ना। फिर इस समझ में आए, छोटा इतना नहीं लिखते हैं। मतलब यही बात बोला जा रहा है कि ऐसे कुछ कहानी है, तो इस बात को प्रूफ करना है। ठीक है, इस बात को प्रूफ करने के लिए हम कर लेंगे, यानी कि क्लियरली बोल सकते हैं हम क्या, स्लोप ऑफ d1 इंटू स्लोप ऑफ d2 बराबर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आना चाहिए। कंडीशन लगा रहे हैं। अच्छा, तो स्लोप ऑफ d1 का स्लोप कैसे निकालोगे? अपने को तो प्रूफ ही करना है, तो थोड़ा ना लेके चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं लेके चल रहा है, ये प्रूफ करना है। तो अपने को स्लोप ऑफ d1 चाहिए, कैसे निकालोगे स्लोप ऑफ d1? तो स्लोप ऑफ d1 निकालने के लिए क्या मान लें, चलो c के कोऑर्डिनेट को θ1 बोल दिए, और एक मतलब c के सेंट्रिक एंगल को थीटा बोल दिए या θ1 बोल दिए, और a के सेंट्रिक एंगल को θ2 बोल दिए। ठीक है, या फिर कंफ्यूजन हो तो θ1 इसी को बोल दें, θ1 इसको बोल दिए, θ2 इसको बोल दिए। एक मिनट रुको यार, चूंकि d1 का है तो चलो d1 का सेंट्रिक एंगल θ1 बोल दिए, और c को θ2 बोल दिए, c के सेंट्रिक एंगल को θ2 बोल दिए। तो स्लोप ऑफ OA हो गया ना, d1 बोले तो क्या स्लोप ऑफ OA इंटू d2 बोले तो क्या स्लोप ऑफ OC। हेलो, तो d2 बोले तो क्या स्लोप ऑफ OC बराबर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। स्लोप ऑफ OA निकाल सकते हैं क्या? तो a का कोऑर्डिनेट क्या है 20, मतलब a का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, a cos θ1 कॉमा b sin θ1। हेलो, ये लिखेंगे ना a पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो OA का स्लोप क्या हो जाएगा, ऑरिजिन में घटा दो y2 माइनस y1, यानी कि b sin θ1 माइनस 0 अपॉन a cos θ1 इंटू, वैसे स्लोप ऑफ OC क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा b sin θ2 अपॉन a cos θ2। सही है क्या? हेलो, स्लोप ऑफ OC और स्लोप ऑफ OA निकाल लिए, और इतना बराबर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर लिए। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म। ठीक है, यहां से अपने को क्या मिल गया, यहां से अपने को मिल गया साइन θ1 इंटू साइन θ2 बराबर माइनस टाइम्स ऑफ कॉस θ1 इंटू कॉस θ2। सबको एक साइड लेते हैं तो क्या बन जाएगा, सबको एक साइड लाएंगे तो ये बनेगा अपना cos ऑफ θ1 प्लस सॉरी cos ऑफ θ1 इंटू कॉस ऑफ θ2 प्लस साइन ऑफ θ1 इंटू साइन ऑफ θ2 बराबर 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये cos θ1 माइनस θ2 का फॉर्मूला बन गया, विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, θ1 माइनस θ2 क्या पाई बाई 2 बराबर होना चाहिए, है ना। कह सकते हैं मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ इसेंट्रिक एंगल क्या होता है, पाई बाई 2 होता है हमेशा। हो गया, खत्म बात। तो इसको एज रिजल्ट भी चाहे तो याद कर लिए, ताकि कभी एग्जाम में आ गया क्वेश्चन डायरेक्ट टिक कर पाए। सही है, लिख लिए क्या? हाँ। सो जल्दी से कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। एक और छोटा सा क्वेश्चन क्या ले लिया, इफ CP1 and CP2 are semi conjugate diameter,
are semi conjugate diameters, then prove that CP1 square plus CP2 square बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये भी चाहे तो रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं। तो अब ये सब चीजें क्या ऑब्सोल्यूट हो गई है, मतलब तो अब ये चीज करना है, इसको कैसे करें? तो बोल रहा है कि CP1 और CP2 क्या है, सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर है, और C सेंटर है, सेंटर ऑफ इलिप्स। C क्या है? सेंटर ऑफ इलिप्स है, सही है। तो यानी कि एक इलिप्स ले लिया, इस इलिप्स का एक सेंटर ले लिया, इसको C बोल दिए, ठीक है। और बोल रहा है कि CP1 और CP2 ये दोनों मतलब डायमीटर का आधा है, यानी सेमी डायमीटर है, कह सकते हो। ऐसा कुछ कहानी लिखा हुआ है। तो CP1 CP2 अगर P1 का पैरामीटर थीटा मानेंगे तो P2 का पैरामीटर थीटा प्लस पाई बाय 2 मानना पड़ेगा। अभी पढ़े वो प्रॉपर्टी, ठीक है। यस सर। हाँ, तो CP1 क्या हो जाएगा? CP1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? A साइन थीटा 1, थीटा 1 थीटा, A साइन थीटा। ये अब चलो P1 का पॉइंट है निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। P1 का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? A cos थीटा कॉमा B साइन थीटा। और P2 का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? A cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, A cos पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉमा B साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो देख लो क्या आ रहा है। P2 का कोऑर्डिनेट फिर से लिख लिया अच्छे से, तो cos पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हेलो, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस A साइन थीटा कॉमा, सही है क्या? सही सोच रहे होंगे। हाँ, दूसरा लेगा क्या आ जाएगा? B साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो ये कॉस आ जाएगा कॉमा B कॉस थीटा। यस सही है ना, कोई गलती नहीं है। तो P1 और P2 पता चल गया, और सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, तो CP1 स्क्वायर यानी कि दोनों का स्क्वायर का सम, CP1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये CP1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। CP2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? वो भी आ जाएगा ऐसा ही कुछ, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो कॉस स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा? सर। वो A ना स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। साइन स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा? वो भी आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। तो यानी कि ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हो गया। चलो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लिख लेते हैं। टू टेंजेंट्स to an ellipse intersect at right angle. The sum of the squares the sum of the squares of the sum of the squares of the portion of tangent, sum of the squares of intercepted portion of tangent, sum of the squares of the intercepted portion of tangent, sum of the squares of the intercepted portion of tangents by auxiliary circle is constant, मतलब प्रूव दैट करके लिखना, देन प्रूव दैट यहाँ पे
राइट एंगल, ऐसे लिख दिया. देन प्रूव दैट sum of squares of intercepted portion of tangent by auxiliary circle is constant and is equals to square of distance between foci. Square of distance between foci. ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन शायद कम समझ में आया होगा, लैंग्वेज खुद से बनाया है तो थोड़ा सा, मतलब कहानी में ऐसा बोल रहा है कि कोई इलिप्स है, ठीक है, और इलिप्स का ऑफ कोर्स ऑक्सिलरी सर्कल भी है. इस इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल भी है, ठीक है. बोल रहा है कि इस पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया इस एलिप्स पे. एक तो ये टेंजेंट ड्रॉ किए मान लो, और एक और टेंजेंट ड्रॉ कर लिए होंगे कहीं से, एक और टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, और वो कहाँ ड्रॉ किए होंगे, कैसे ड्रॉ करें, चलो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं एक और टेंजेंट. ये दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर लिया सपोज, तो एक T1 हो गया और एक टेंजेंट T2 हो गया. तो टेंजेंट T1 और टेंजेंट T2 इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे. टेंजेंट T1 और टेंजेंट T2 इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे, ठीक है. तो बोल रहा है कि यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ेगा, एक मिनट. हाँ, डायग्राम ऐसे बना लेते हैं. ठीक है, ऐसा मान लो ऑक्सिलरी सर्कल ऐसा है. तो ऑक्सिलरी सर्कल जो है, ऑक्सिलरी सर्कल को ये मान लो C और D पॉइंट पे कट कर रहा है. तो ये C है और ये D है सपोज, और ये जहां पे कट कर रहा है ये मान लो A और B है. तो इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ टेंजेंट बाय ऑक्सिलरी सर्कल का स्क्वायर्स का सम, यानी बोल रहा है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी ऑक्सिलरी सर्कल जो उस टेंजेंट, वो टेंजेंट ऑक्सिलरी सर्कल के लिए कॉर्ड का काम करेगा, है ना. तो उस कॉर्ड के लेंथ का स्क्वायर्स का सम जो है वो, मान लो इसका 2 फोकस भी हो रहा होगा, एक S1 आ रहा होगा फोकस और एक S2 आ रहा होगा फोकस. तो S1 और S2 डिस्टेंस जो है उसका होल स्क्वायर के बराबर है. तो ये S1 S2 के होल स्क्वायर के बराबर है. ये अपने को बेसिकली प्रूव करना है, यही क्वेश्चन है. चलो फिर से साफ से डायग्राम बना लेते हैं. हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, S1 S2 मान लो फोकस है. प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हैं कि किसी भी टेंजेंट पे, ये टेंजेंट T1 है और दूसरा वाला टेंजेंट T2 है, किसी भी टेंजेंट पे अगर हम फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ जाके गिरता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑक्सिलरी सर्कल पे गिरता है. तो अगर हम S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट B पे गिरेगा. अगर हम S2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें टेंजेंट T1 पे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट A पे जाके गिरेगा, ठीक है. अच्छा, वैसे ही अगर हम S1 से टेंजेंट 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर D हो जाएगा. वैसे अगर S2 से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो C पॉइंट मिल जाएगा, सही है. तो यहाँ भी 90 बन जाएगा. तो AB का लेंथ अगर x है तो इसका लेंथ भी x हो जाएगा. CD का लेंथ अगर y है तो ये भी y हो जाएगा. तो यहाँ से पैथागोरस हम ला के लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर S1 S2 का होल स्क्वायर. और x स्क्वायर क्या है AB, तो AB का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर क्या है CD, तो CD का होल स्क्वायर बराबर S1 S2 का होल स्क्वायर. एक और क्वेश्चन लेते हैं. let PI and P dash I
be the fit of perpendiculars, be the fit of perpendiculars, be the fit of perpendiculars drawn from foci S and S dash on a tangent TI, on a tangent TI of ellipse का इक्वेशन दे रखा है x² बाई x² बाई कुछ भी ले लो, a² बोले तो अच्छा प्लस y² बाई लेंथ ऑफ 20 का सर कितना था, 400 होता है ना, 400 यहाँ पे आ गया, यहाँ मान लो 600 ले लिया सपोज, इतना बराबर 1। देन फाइंड समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10 SPI इंटू S डैश P डैश I। अच्छा ओके सॉरी, यहाँ पे a दिया हुआ है, चलो x² बाई a² दिया हुआ है प्लस y² बाई 400 दिया हुआ है बराबर 1, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और दिस थिंग बराबर 2560 फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, फाइंड इसेंट्रिसिटी एंड a ऑफ एलिप्स। तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी और a की वैल्यू निकालनी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है। तो समझ में आ रहा होगा, ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर कोई सा भी एक टेंजेंट है, इलिप्स पे कोई सा भी टेंजेंट है, अगर हम फोकस से एक एस है, एक पॉइंट का नाम एस है, एक पॉइंट का नाम एस डैश है, तो अगर हम फोकस से मान लो कोई टेंजेंट जिसका नाम टी टेंजेंट है और आई बदल रहा है, यानी कि 10 टेंजेंट होगा, आई 1 से लेकर 10 तक है, तो उस इलिप्स पे 10 टेंजेंट ड्रॉ किया गया होगा, एक T1 होगा, एक T2 होगा, एक T3 होगा, T4 होगा, तो हमने TI बोल दिया टेंजेंट को, और इस पॉइंट को P बोल दिया, फिट ऑफ परपेंडिकुलर एक PI है, इसको PI बोल दिया, इसको PI डैश बोल दिया। तो बोल रहा है कि S डैश से PI डैश का जो डिस्टेंस है इनटू S से जो PI का डिस्टेंस है, दोनों का प्रोडक्ट का समेशन, ये पूछा है ना। तो SPI इंटू S डैश PI डैश बराबर B², ये पढ़े हैं प्रॉपर्टी, हेलो होता है ना, तो इसका मतलब कि ये चीज B² के बराबर आनी चाहिए, ठीक है, वो तो वहां से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो चाहे टेंजेंट कोई भी हो, हमेशा परपेंडिकुलर लेंथ S1 और S2 से परपेंडिकुलर लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है वो B² के बराबर होता है, चाहे टेंजेंट कोई सा भी हो। तो I बराबर 1 के लिए भी B² होगा, I बराबर 2 के लिए भी B² होगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, समेशन I बराबर 1 से लेकर के 10 B², और B² वैल्यू कितना है 400, B² की वैल्यू कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, हेलो सही ना। तो ये 400 बराबर कितना आ जाएगा 2560, ये दे रखा है, सही है। तो यहां से 400 इंटू 400, एक मिनट सॉरी कुछ गड़बड़ है क्या, ये दिया हुआ होगा क्वेश्चन में तभी तो अच्छा होगा। ओके चलो, ये B² है और इसको कुछ मान लो, इसको कुछ और मान लिया जाए, इसको 400 लेना था, क्वेश्चन में करेक्शन कर लो थोड़ा सा, वरना क्वेश्चन उटपटांग हो जाएगा। तो A² की वैल्यू 400 दिया हुआ है और अपने को B और एसेंशियलिटी निकालनी है, क्वेश्चन में B की वैल्यू एसेंशियलिटी निकालनी है। तो समेशन B²,
समेशन बी स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, मतलब एस पी आई इंटू एस डैश पी आई डैश की वैल्यू बी स्क्वायर हो जाएगी, इसको बी स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10 बी स्क्वायर बराबर 2560। तो अब देखो बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये 10 बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 10 बी स्क्वायर बराबर यहां से क्या मिल जाएगा, 10 बी स्क्वायर बराबर 2560। तो ये 0 0 खत्म, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 256। 16। तो हाँ, तो 16 आ जाएगा, बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, सही है। यानी कि बी स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया, ए स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया, इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो इसेंट्रिसिटी ई बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 256 डिवाइड बाई ए स्क्वायर यानी 400 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 400 माइनस 256 कितना होता है, हेलो 400 माइनस 256 डिवाइड बाई 400 विच इज इक्वल्स टू 10 में से 6 गया 4 144 डिवाइड बाई 400 का अंडर रूट विच इज इक्वल्स टू 12 बाई 20 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 से काट दिया तो 2 से क्या 4 से काट दिया तो 3/5। तो जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/5 और बी का वैल्यू 16 आ गया, तो बी भी निकल गया, भी निकल गया। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन शॉर्ट कहने का मतलब प्रॉपर्टी याद रहेगा तो हो जाएगा, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लिया पोल एंड पोलर। ये पोल एंड पोलर बड़ा अच्छा नाम तो अच्छा है ना, बट समझना ही पड़ेगा इसको। तो मान लो कोई सा भी कर्व है, कर्व कुछ भी हो सकता है, अब जो नहीं कि एलिप्स हो या सर्कल हो या पैराबोला, एनी कर्व, कोई सा भी कर्व है, या फिर ऐसा कर्व बनाते हैं रैंडम, कोई सा भी कर्व है, ओके। इस कर्व में अगर कोई पॉइंट पी लिए, कोई पॉइंट पी लिए, है ना, हमने क्या किया, कोई पॉइंट पी लिया, तो पी से टेंजेंट ड्रॉ किए, तो मान लो ए पॉइंट पे तक टच किया और दूसरा जो टच किया वो इधर बी पॉइंट पे टच किया, एक मिनट, हाँ, दूसरा जो टच किया वो मान लो इधर बी पॉइंट पे टच किया। तो अगर हम ए बी को ज्वाइन करें, मतलब तो ए बी आ गया एक चीज, तो इस ए बी को क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इस ए बी को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। इसको यही पढ़ते हैं ना, ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पी, पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। अच्छा, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट था। पोल क्या होता है, पोलर क्या होता है, तो कुछ इससे मिलता जुलता टाइप का चीज है। तो सपोज कोई सा भी कर्व ले लिए, सर्कल ले लिए मान लो, या एलिप्स ले लिए, व्हाटएवर, कोई सा भी 2 डिग्री कोई सा भी एक कर्व ले लिए, उस कर्व पे मान लो कोई पॉइंट पी ले लिए, पॉइंट पी से हजारों करोड़ों सीकेंट ड्रॉ होंगे, हो सकता है ना। सीकेंट समझते हो, सीकेंट क्या होता है, कॉर्ड को एक्सटेंड कर दो सीकेंट बन जाएगा, कह सकते हो। तो ऐसे हमने क्या किया, हजारों करोड़ों सीकेंट ड्रॉ कर लिया, हो सकता है पॉइंट पी से, है ना। तो ये इस कर्व को 2-2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा, ऐसा बहुत सारे 2 पॉइंट आ गए होंगे, एक ए आया होगा एक बी आया होगा, ये ए आया ये बी आया। वैसे ही और भी कुछ सीकेंट मिल रहे होंगे, लाइक ये ए डैश आया तो ये बी डैश आया, सही है, बिल्कुल। ऐसे हजारों करोड़ों सीकेंट मिल रहे होंगे, और सीकेंट का एक लिमिटिंग कंडीशन ये आ रहा होगा जब उसको जस्ट टच कर रहा होगा यहाँ पे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए बी दोनों मैच कर जाएगा यहीं पे,
ये ए बी पॉइंट दोनों एक ही जगह पे आ जाएगा, 2 पॉइंट हो के एक ही पॉइंट हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो हमने क्या किया, सारे जगह पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए, मतलब ए बी पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ए पे टेंजेंट ड्रॉ करो और बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट कुछ ऐसा दिखेगा, सही है। फिर ए डैश पे टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर बी डैश पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ऐसा कुछ दिखेगा। ऐसे ही और भी पॉइंट्स बन रहे होंगे, हर एक पॉइंट पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। मतलब ऐसे 2-2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा ना, तो हम जैसे ए बी आया, फिर ए डैश बी डैश आया, ऐसे और भी तुम मान सकते हो। जैसे इसको कोई और ले लेते हैं, सपोज ये वाले को, इसको ले लिया ए डबल डैश, इस वाले पॉइंट को ले लिया बी डबल डैश, तो ए डबल डैश और बी डबल डैश पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ए डबल डैश और बी डबल डैश पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कहीं ऐसे कट कर रहा होगा। हेलो, समझ में आ रहा है बात? तो इन सबको इन ऐसे ऐसे तो हजारों करोड़ों पॉइंट मिल जाएंगे अपने को, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ऐसे हजारों करोड़ों मिल जाएंगे। तो ऐसे हजारों करोड़ों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स मिलेंगे, उनको जब हम ज्वाइन करेंगे, अलग कलर से किया, चलो, इन सबको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे पास करेगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में पास करेगा। इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं पोलर, और इस पॉइंट पी को बोलते हैं पोल। कम समझ में आएगा, फिर से बताते हैं। थोड़ा डायग्राम बनाना बहुत मेहनत वाला काम है, इसमें इतना आसान नहीं है। आई होप ठीक है, इसको हम फिर से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोचने का तरीका ये है, ध्यान से सुनना। कोई सा भी एक कर्व ले लिए, चलो बड़ा कर्व बनाएंगे, समझ में आएगा। कोई सा भी एक कर्व ले लिए, अंदर या बाहर, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, सर्कल के अंदर भी हो सकता है, सर्कल के बाहर भी हो सकता है, कोनिक के अंदर भी हो सकता है, कोनिक के बाहर भी हो सकता है। तो हमने कहीं भी एक पॉइंट पी बना लिया। पॉइंट पी से बहुत सारे कॉर्ड पास कर रहे होंगे, सॉरी सीकेंट पास कर रहे होंगे, सीकेंट टर्म सही है। तो पॉइंट पी से हजारों करोड़ों सीकेंट पास कर रहे होंगे। तो हम सब नहीं बनाते, हम 2-3 बना लेते हैं ऐसे समझने के लिए। 3 बना लिया, ऐसे तो बहुत सारे पास कर रहे होंगे पॉइंट पी से। तो मान लो पहला वाला सीकेंट जो है इस कोनिक को ए बी पे कट कर रहा होगा, दूसरा वाला सीकेंट जो है वो इस कोनिक को ए डैश बी डैश पे कट कर रहा होगा, तीसरा वाला सीकेंट मान लो ए डबल डैश और बी डबल डैश पे कट कर रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 6 पॉइंट मिले, इन ऑल 6 पॉइंट पे क्या करेंगे, ये 6 पॉइंट ही नहीं, ऐसे तो हजारों करोड़ पॉइंट मिलेंगे। तो ऐसे ही सबका क्या कर लो, ए पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, बी पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, तो हमने ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया और बी पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया। तो जो टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट किया, इसको मान लो P1 बोल दिए, ये पॉइंट P1 पे इंटरसेक्ट किया। वैसे ही ए डैश पे भी टेंजेंट, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बने इसलिए हम ए डैश बी डैश वाला को थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। ए डैश बी डैश वाले लाइन को थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। चलो, यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे बी डैश। तो वैसे ही ए डैश पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, बी डैश पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये भी कहीं कट किया होगा, इसको मान लो P2 बोल दिया। वैसे ही ए डबल डैश और बी डबल डैश पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ए डबल डैश पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो मान लो कुछ ऐसा, बी डबल डैश पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो मान लो कुछ ऐसा बना होगा। चलो, इसको पॉइंट P3 बोल दिए। तो P1 P2 P3 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। P1 P2 P3 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। इस तीनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन कहलाता है पोल, और ये कहलाता है पॉइंट P कहलाएगा क्या, पोलर, सॉरी उल्टा बोल दिया। ये कहलाता है पोलर, ये कहलाएगा पोलर, और ये कहलाएगा पोल। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा चाहे तो कुछ लिखने के लिए लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। या उल्टा भी ट्रू है, ये तो हमने सीधा सोचा। आई होप समझ में आया क्या, कि बहुत ज्यादा मेसी हो गया, आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। समझा सर। समझ गए, ठीक है। तो वैसे ही अब उल्टा सोचो, उल्टा सोचने का मतलब क्या हो गया
ऐसा भी कहानी हो सकता है, जैसे मान लो हमने कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं, इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं, उन सारे पॉइंट से हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। उससे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। अब यानी कि इस लाइन पे उल्टा देखो, उल्टा समझने का मतलब क्या हो गया, उल्टा समझने का मतलब ये हो गया कि एक कोई सा भी लाइन ले लो, चाहे अंदर या बाहर, चाहे वो सर्कल को कट कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लाइन कैसा भी हो सकता है, कोई सा भी एक लाइन एल ले लिया, उस लाइन एल पे हमने ऐसे हजारों करोड़ों पॉइंट मान सकते हैं। हेलो, उस मतलब इस लाइन एल पर हजारों करोड़ों पॉइंट है ही। तो मान लो कि ऊपर वाला पॉइंट P1 है, मान लो ये पॉइंट P2 है, तो फिर P2 से भी टेंजेंट ड्रॉ करो इस पे। P2 से भी क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया इस पे। बिल्कुल ऐसे ही और भी पॉइंट हो सकता है, P3 को ले लिया पॉइंट, तो P3 से भी टेंजेंट ड्रॉ किया इससे। यानी कि टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट P1 के रेस्पेक्ट में, ये मान लो AB आया, तो AB क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हेलो, P1 के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ गया, AB आ गया। वैसे ही P2 के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ जाएगा, थोड़ा सा अच्छे सुना लिया, चलो P2 के रेस्पेक्ट में जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा A', B' आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। ऐसे ही और भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। जैसे मान लो एक्सटेंड करके ज्वाइन करेंगे, ये करेंगे तो मिलेगा ना वो। हाँ, अब P3 पॉइंट है सपोज, तो P3 पॉइंट के रेस्पेक्ट में मान लो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तुम्हारा ये आ गया, मान लो, मानना ही है, ठीक है। P3 पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम कॉर्ड ऑफ, यानी कि बेसिकली क्या कर रहे हैं, हर एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, यानी कि वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए और टेंजेंट जहां पे टच किया, ठीक है, उस दोनों को ज्वाइन कर दिए। तो P3 के रेस्पेक्ट में जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा वो मान लो A', B' मिल गया। ऐसे बहुत सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। हेलो, मिल जाएंगे ना। अच्छा, तो वो सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम एक्सटेंड करें, सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम एक्सटेंड करें तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा वही नाम है पोल, है ना। और ये लाइन एल क्या कहलाएगा, पोलर कहलाएगा। हेलो, हाँ। आया समझ बात। यानी कि सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, मान लो कोई एक कर्व है, ये मान लो कर्व है, हमने बाहर लाइन लिया सपोज। अब इस लाइन पे एक पॉइंट P1 लिए, तो P1 के करस्पॉन्डिंग, P1 से अगर तुम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करो इस पे, तो मान लो पेयर ऑफ टेंजेंट सपोज ऐसा आ गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सीकेंट आया वही आया। हेलो, मतलब कॉर्ड जो आया वही आया, इसको P1 के, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रेस्पेक्ट टू P1। वैसे ही कोई पॉइंट P2 ले लिया इस पे, तो P2 के करस्पॉन्डिंग भी कोई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। P2 से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, दोनों टेंजेंट मान लो इस पॉइंट पर टच किया, तो इस दोनों को ज्वाइन कर दिए। ठीक है, वैसे और भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। मान लो एक और पॉइंट ले लिया, सपोज ये P3 ले लिए, तो P3 के करस्पॉन्डिंग भी एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा। तो जो सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे वो सबके सब कॉन्करेंट होंगे, और जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट होंगे, जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट होंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल, और जो लाइन है वो कहलाएगा पोलर। आया समझ में बात। हेलो, अब आ गया होगा, अब लिखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो अभी तक तो बस समझाने की कोशिश कर रहे थे क्या होता है पोल एंड पोलर, खूब सारे डायग्राम बनाए थे। तो अब हम लोग लिख लेते हैं कहानी, होता क्या है। तो कहानी लिख लेते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ intersection of locus of point of intersection of tangents drawn at the end point, drawn at the end points of variable chord through a fixed point P, through a fixed point P, through a fixed point P will be a straight line
will be a straight line called polar of point P, and P is called pole and P is called pole of line, है ना, pole of straight line, pole of that straight line, समझ में आया बात? Pole of that straight line, ठीक है. And equation of polar is given by t बराबर 0 with respect to p. ठीक है, तो पहले इसको पढ़ के समझो क्या लिखा हुआ है. Locus of point of intersection of tangents drawn at the end points of variable chord. बोला कि एक सर्कल है या कोई सा भी कोनिक है, ठीक है, उस कोनिक के locus of point of intersection of tangents drawn at the end points of variable chords through a fixed point P. तो कोई एक फिक्स पॉइंट P ले लिया, कोई सा भी फिक्स पॉइंट P ले लिया, तो इस फिक्स पॉइंट P से हजारों करोड़ों कॉर्ड बना लो. इस फिक्स पॉइंट P से ढेर सारे कॉर्ड बना लिए, तभी तो ये वेरिएबल कॉर्ड है. हेलो, पॉइंट P से पास करने वाला क्या है? वेरिएबल कॉर्ड. ऐसे बहुत सारे कॉर्ड बना लिए. तो इन सारे कॉर्ड्स, ऐसे सारे कॉर्ड्स के एंड पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें, तो जो टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, बिल्कुल, तो चलो ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो इस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट कॉर्ड 1. एक मिनट, अच्छा नहीं बना. सब पे टेंजेंट बनाएंगे, मान लो यहाँ पे कट कर रहा होगा सपोज, फिर इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो मान लो यहाँ पे ऐसे कट कर रहा होगा, ठीक है. फिर मान लिया इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये मान लो यहाँ पे टच कर रहा हो, ऐसे कट कर रहा होगा. तो बेसिकली क्या किया, वैसे तो तीन ही कॉर्ड बनाए, वैसे तो हजारों करोड़ों कॉर्ड हो जाएंगे. तो हमने क्या किया, हर एक कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए. तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स स्ट्रेट लाइन लाई करेगा, उस लाइन को पोलर बोलेंगे, पॉइंट पी को पोल बोलेंगे, ठीक है. तो अब जो पोलर का इक्वेशन होता है वो t बराबर 0 होता है विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट p. पॉइंट p के रेस्पेक्ट पर अगर हम t बराबर 0 लिखें तो अपने को पोलर का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है. इतना इंफॉर्मेशन काफी है पोलर के लिए, याद रखना इस बात को. ठीक है. चलो इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए. हो गया क्या? इसको लिख लो फटाफट. क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे. let a variable chords are drawn to conic. अब कोनिक कुछ भी दिया हुआ है, अपने को नहीं पता क्या है. 3x² प्लस 4y² माइनस 8x बराबर 1 फ्रॉम पॉइंट 2,5. फाइंड लोकस ऑफ
point of intersection of tangents drawn at end points of these chord. End points of these chords. ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये डायरेक्टली दिख ही रहा होगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई सा भी कोनिक है, नहीं पता क्या है और जाने की जरूरत है भी नहीं, कोई सा भी कोनिक होगा पता नहीं क्या है। बोल रहा है कि लेट अ वेरिएबल कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू कोनिक दिस, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट 2,5। तो 2,5 पॉइंट से हमने वेरिएबल कॉर्ड ड्रॉ किया। 2,5 पॉइंट से पास करने वाले वेरिएबल, लेट अ वेरिएबल कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू कोनिक दिस। तो वेरिएबल कॉर्ड है मतलब कोई भी हो सकता है, 2,5 से तो हजारों करोड़ों कॉर्ड पास कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि वेरिएबल कॉर्ड टर्म यूज कर रहा है, इसका मतलब कि बहुत सारे कॉर्ड की बात कर रहा है। ये भी एक कॉर्ड हो रहा होगा इस पे, और मतलब ऐसा कुछ कहानी बन रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2,5 से हजारों करोड़ों कॉर्ड्स पास कर रहे हैं, वेरिएबल कॉर्ड है उस कोनिक का। तो बोल रहा है फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ दिस कॉर्ड। तो इन कॉर्ड्स के एंड पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताओ। तो हमने क्या किया, ऐसे अभी तो सिर्फ 2 ही कॉर्ड बनाए, वैसे तो बहुत सारे कॉर्ड हो रहे होंगे, मतलब 2 ही कॉर्ड बनाए 2,5 से पास करता हुआ, और दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। दोनों के एंड पॉइंट पे जहाँ पे कॉर्ड कट करा था कर्व को, वहां पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो बोल रहा है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट बताओ, यानी कि अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट चाहिए। मतलब अपने को पता है कि ये जो होगा ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में इस लाइन का क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि अपने को पोल का ही क्वेश्चन, पोलर का ही क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन वाले ने पोलर का क्वेश्चन पूछा और गिवन क्या है, पोलर का क्वेश्चन पूछ रहा है और पोल गिवन है। तो पोलर का क्वेश्चन क्या होता है, पोलर का क्वेश्चन होता है t बराबर 0 विथ रेस्पेक्ट टू पोल। अगर हम पोल के रेस्पेक्ट में t बराबर 0 लिखें तो पोलर का क्वेश्चन आ जाएगा। पूछ तो पोलर का ही क्वेश्चन रहा है इसमें, तो लिख लो क्या लिखेंगे, t बराबर 0 यानी कि 3x x1, x1 काम 2 कर रहा है, प्लस 4y y1, y1 काम 5 कर रहा है, माइनस 8 टाइम्स ऑफ, यहाँ लिख लिया, माइनस 8 टाइम्स ऑफ x है, तो x को x प्लस x1 बाई 2 से रिप्लेस करेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है, 2 डिवाइड बाई 2 बराबर 1। तो कितना आ जाएगा, 6x प्लस 5 चौके 20 प्लस 20y माइनस 4x माइनस 8 माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया लाइन 20y, 6 में से 4 गया 2, 20y प्लस 2x माइनस 9 बराबर 0। तो यही उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा, ठीक है। मान लो ये तो हमने, ये तो अपने को पता था कि अरे ये तो पोलर का क्वेश्चन, मतलब ये तो पोलर का क्या बोल रहे थे हम, हाँ अपने को, हमने तो पढ़ रखा है ये टॉपिक, मतलब पढ़ लिया है टॉपिक। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ लिए तो अपने को क्लियरली दिख गया कि इसी को तो बोलते हैं, हमने डेफिनेशन लिखा था पोलर का, ये तो लिखा था इट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट्स ऑफ वेरिएबल कॉर्ड। तो वही पूछ रहा है, इसका मतलब पोलर का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तो डेफिनेशन से ही निकाल पाए, बट मान लो नहीं पढ़े रहते तो भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, तो कैसे करते, ठीक है। तो पहले इसको लिख लो। तो ये तो हो गया पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का, है ना। तो हमने इसको मिटा दिया, खत्म किया सब बात। तो ये तो था फर्स्ट तरीका ये क्वेश्चन को करने का। आंसर आया था 2x प्लस 25 माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। अब हम इसको मान लो नहीं पढ़े हैं पोल एंड पोलर, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कोई कॉर्ड है, वेरिएबल कॉर्ड है। तो हमने एक ही लाइन बनाया, कोई वेरिएबल कॉर्ड है, ठीक है।
मान लो ये कॉर्ड ए बी है, इस वेरिएबल कॉर्ड में खासियत क्या है कि ये 2,5 से पास कर रहा है। फिर इसके एंड पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो अपने को उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए। तो जिसका लोकस निकालते हैं उसको h, k मानते हैं। मान लो पॉइंट P आ गया तो उसको h, k मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट P को हमने क्या ले लिया, h, k मान लिया सपोज। तो अगर हम पॉइंट P को h, k मान लेंगे तो AB का इक्वेशन कैसे लिख सकते हो तुम, इक्वेशन ऑफ AB लिखो। तो इक्वेशन ऑफ AB क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है पॉइंट P का, बोल सकते हैं ना। तो यानी कि AB का इक्वेशन कैसे लिख पाएंगे, AB का इक्वेशन लिखेंगे T बराबर 0 विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट P। अगर हम T बराबर 0 विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट P लिख लिए तो अपने को इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा विच इज AB। तो लिख लिया T बराबर 0, तो 3XH प्लस 4YK माइनस 8 टाइम्स ऑफ x प्लस h डिवाइड बाई 2 माइनस 1 बराबर 0। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3HX प्लस 4KY माइनस 4X माइनस 4H माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लिया तो कितना आ जाएगा, 3H माइनस 4 टाइम्स ऑफ X प्लस 4K टाइम्स ऑफ Y और क्या आ जाएगा, माइनस 4H माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया, AB का इक्वेशन आ गया। हेलो, यानी कि ये सम टाइम्स ऑफ X प्लस सम टाइम्स ऑफ Y प्लस सम कांस्टेंट टाइप का चीज दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गया। ये तो AB का इक्वेशन हम मान के चल रहे हैं कि AB का इक्वेशन है। इसमें खासियत क्या है कि ये 2,5 से पास कर रहा है। इसमें खासियत क्या है कि ये 2,5 से पास कर रहा है, तो इसमें 2,5 डाल दिए तो एक्स वाई की जगह पे क्या डालेंगे, 2,5 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 3H माइनस 4, एक्स की जगह पे 2 डाल दिया प्लस 4K, वाई की जगह पे 5 डाल दिया माइनस 4H माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अब देख लो इधर क्या आ रहा होगा, इधर कर लिया इसको, तो ये आ रहा होगा 6H माइनस 8 प्लस 20K माइनस 4H माइनस 1 बराबर 0। तो बेसिकली ये क्या बन गया, 2H, 6X माइनस 4H 2H आ गया, 2H प्लस 20K माइनस 9 बराबर 0। तो हम लोकस निकाल रहे थे पॉइंट P का, है ना। तो लास्ट में क्या करेंगे, HK को XY से रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2X प्लस 20Y माइनस 9 बराबर 0। वही आंसर आया जो पिछले बार में आया था। हेलो, वही कहानी है, घूम फिर के आया होगा समय बाद। तो इसमें कहीं कुछ उस बात का यूज ही नहीं हुआ, पोलर एंड पोलर का कहानी, है ना। सही है, लिख लिया इसको। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे। एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tangents are drawn tangents are drawn from the point tangents are drawn from the points on the line x minus y minus 5 बराबर 0 to x square plus 4y square equals to 4, then all the chords, then all the
chords of contact, then all the chords of contact passes through a fixed point. Passes through a fixed point. Find that fixed point. यानी उस फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ इन शॉर्ट. ये कहानी है. क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस. तो एक लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन, जिसका इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0. तो बोल रहा है कि इस पॉइंट के मतलब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लिए, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लिया, कोई सा कर्व दिया हुआ है, पता नहीं कौन सा कर्व दिया हुआ है. वैसे तो ये एलिप्स हो गया, बट जानने की जरूरत नहीं थी एलिप्स है क्या है. कैसा भी कोई भी कर्व है सपोज. तो हमने क्या किया, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस. तो लाइन एल पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट पी ले लिए, वहां से टेंजेंट्स ड्रॉ किए इस कर्व पे. तो इस कर्व पे तो पता नहीं कितने सारे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे. हेलो, है ना. तो अगर ये पॉइंट P1 है तो एक टेंजेंट मतलब 2 टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर लिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिला, जिसको सपोज ए भी बोल दिए, है ना. वैसे ही कोई और भी पॉइंट हो सकता था, लाइक पॉइंट P2 लेते हैं सपोज इसी लाइन पे. तो पॉइंट P2 से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस कर्व पे, सपोज ऐसा टेंजेंट हो गया मान लो, तो इस कर्व पे मान लो ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ किए, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अपने को कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिला P2 के करस्पॉन्डिंग, वो मान लो CD मिल गया. ठीक है. वैसे ही कोई नया पॉइंट P3 लिए होंगे इसी पे. तो यानी कि लाइन एल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट से हमने क्या किया, एक एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ कर लिया. तो P1 से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट AB आ गया, P2 से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट CD आ गया, वैसे P3 से भी कोई कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आ गया और P4 से भी कोई कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आ गया होगा. तो हमने क्या किया, सारे वेरिएबल पॉइंट से हमने एक एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ कर लिया, है ना. तो ऐसे हजारों करोड़ों कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ हो चुके होंगे, है ना. तो बोल रहा है कि वो सारे के सारे जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हैं वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं. ठीक है. मान लो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट P है, तो बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P. ये क्वेश्चन बोल रहा है. ठीक है. क्वेश्चन वाला क्या बोला, समझ में आया क्या? तो तुमको दिख रहा होगा पोलर पढ़ चुके हैं हम लोग. पोलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो लाइन L है वो पोलर है पॉइंट P का. हेलो, अगर हम पोलर के कॉन्सेप्ट से देखें तो इस वाले लाइन L को क्या बोलोगे, पोलर बोलोगे. किसका पोलर बोलोगे, पॉइंट P का पोलर बोलोगे, है ना. तो यानी कि मान लो पोल का कोऑर्डिनेट हम H, K मान लेते हैं सपोज, या X, Y मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, या X1, Y1 मान लेते हैं, चलो जो भी है. मान लो पॉइंट P कोऑर्डिनेट हमने X1, Y1 मान लिया, तो पोल हो गया पॉइंट P और पोलर हो गया ये. यही तो डेफिनेशन है, हमने कई डायग्राम बना के दिखाया था, ये सब बात तो दिखाया था. हेलो, समझ में आ रहा बात? ठीक है. तो बोला है कि पोल का कोऑर्डिनेट बताओ, सिंपली यही पूछ रहा है. तो पोल का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना. अगर अपने को पोल का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या किया जा सकता है. ठीक है. तो t बराबर 0 लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू X1, Y1, यही करना चाहिए. हेलो, तो हम क्या करेंगे, अपने को पता है कि जो पोलर का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है t बराबर 0 विथ रेस्पेक्ट टू पोल, और पोल क्या है, X1, Y1. तो अगर हम t बराबर 0 विथ रेस्पेक्ट टू X1, Y1 लिखें तो वो एक्चुअली में क्या देगा, लाइन L का इक्वेशन देगा क्या. अगर हम t बराबर 0 विथ रेस्पेक्ट टू X1, Y1 लिखते हैं तो ये क्या देगा, ये लाइन L का इक्वेशन दे देगा. समझा बात? तो देखते हैं लिख के, t बराबर 0, कर्व तो x² दिया हुआ है, x(x1), तो क्या हो जाएगा, x(x1) प्लस 4y(y1)
इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया लाइन एल का इक्वेशन, और लाइन एल का इक्वेशन पहले से दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ये पहले से दिया हुआ है। तो दोनों सेम ही चीज है, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x1/1 बराबर 4y1 अपॉन -1 बराबर 4/5। यहां से कंपेयर कर लो, यानी इसको इसको इक्वेट कर दिया, इसको इसको इक्वेट कर दिया, तो जो x1 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4/5, और जो y1 की वैल्यू आ जाएगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो y1 का वैल्यू आ जाएगा वो -1/5 आ जाएगा। तो जो पोल का कोऑर्डिनेट आ गया वो 4/5 कॉमा -1/5 आ गया, 4/5 कॉमा -1/5। तो यही फिक्स पॉइंट होगा जिससे सारे कॉर्ड्स पास कर रहे होंगे। हेलो, चलो नेक्स्ट। फिर से अगर मान लो अपने को ये सब नहीं पता है तो अपने को कहानी में क्या बोला गया, कहानी ये बोला गया कि एक लाइन एल है, ठीक है, जिसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई -5 बराबर 0, ये दिया हुआ है। बोल रहा है कि इस पे कोई भी पॉइंट लिए, ठीक है, उस पॉइंट से हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए। इस पॉइंट से हमने इस कर्व पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया, तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आया, जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आया वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, ये बताओ। तो वो फिक्स पॉइंट क्या होगा ये बताओ। वो एक फिक्स पॉइंट पी से मान लो पास कर रहा है, तो वो फिक्स पॉइंट पी क्या आएगा वो बताओ, ये पूछा ना। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन एल पे अगर x को लैम्डा ले लिए, इस लाइन एल पे अगर x को लैम्डा ले लिए, तो लैम्डा माइनस वाई -5 बराबर 0, तो लैम्डा -5 बराबर वाई। हेलो, तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पर अगर कोई भी आर्बिट्री पॉइंट अज्यूम करना होगा पैरामीटर के फॉर्म में, पॉइंट भी नहीं, हाँ, इस लाइन एल पे अगर कोई भी पॉइंट अज्यूम करना होगा, इस लाइन एल पे, तो मान लो इस पॉइंट को क्यू बोल दिए, तो वो कैसे लेंगे, तो उसको अगर हम x कोऑर्डिनेट लैम्डा ले लिए तो y कोऑर्डिनेट क्या लेना पड़ेगा, लैम्डा -5। हेलो, लाइन एल पे अगर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट अज्यूम करना होगा, तो अगर हम एक पॉइंट अगर x कोऑर्डिनेट लैम्डा लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लैम्डा -5। हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ओके। तो लैम्डा कॉमा लैम्डा -5 से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ए बी का इक्वेशन लिखना है अपने को, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखना है। तो हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन लिखेंगे t बराबर 0 विथ रेस्पेक्ट टू q। तो अगर हम q पॉइंट के रेस्पेक्ट में t बराबर 0 इक्वेशन को लिखते हैं, है ना, तो अपने को क्या मिल जाएगा, ए बी का इक्वेशन मिल जाएगा। तो लिख लो t बराबर 0। कर्व का इक्वेशन क्या दे रखा है, कर्व का इक्वेशन दे रखा था x² प्लस 4y² बराबर 4। चलो फिर से, कर्व का जो इक्वेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, x² प्लस 4y² बराबर 4। तो हम क्या लिखेंगे, t बराबर 0 विथ रेस्पेक्ट टू q लिखेंगे। तो लिख लो x(x1) यानी कि x इंटू लैम्डा, x(x1) प्लस y(y1), तो 4 टाइम्स ऑफ y(y1), तो y इंटू लैम्डा -5, y1 क्या है, लैम्डा -5, ठीक है, बराबर 4। ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा लैम्डा x प्लस 4y लैम्डा, लैम्डा x प्लस 4y लैम्डा माइनस कितना हो जाएगा, 20y, 5 चौके 20, हाँ, -20y -4 बराबर 0, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो हम इसमें देख रहे हैं कि लैम्डा एक वेरिएबल चीज है, ठीक है, तो लैम्डा को एक साथ कर लो, बाकी को एक साथ कर लो, तो अपने को क्या मिल जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं -20y -4, पक्का -4 ही आएगा ना, हाँ, -20y -4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस 4y बराबर 0।
तो ये बेसिकली जो एक्सप्रेशन मिला ये फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन है। हेलो, हाँ दिख रहा है क्या? जिसमें से एक लाइन L1 का काम कर रहा है तो एक लाइन L2 का काम कर रहा है। समझ में आ रहा होगा बात? तो ये फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो L1 और L2 फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन क्लियर है? अच्छा, तो देखो फैमिली ऑफ लाइन जो है वो एक फिक्स पॉइंट से पास करता है, यानी कि ए बी। देखो हमने क्या किया, लाइन एल पे कोई भी एक पैरामेट्रिक पॉइंट मान लिया, लाइन एल पे कोई भी एक पैरामेट्रिक पॉइंट मान लिया, उससे क्या कर लिए, उससे ए बी कॉर्ड का इक्वेशन लिखे, तो ए बी कॉर्ड एक फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो ये फैमिली ऑफ लाइन कौन से, ये फैमिली ऑफ लाइन इक्वेशन क्यों आया? क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉर्ड हो रहे होंगे। हेलो, अभी थोड़ा पहले देखा था ना, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड हो रहे होंगे क्योंकि ऐसा बहुत सारा पॉइंट हो रहा है, ऐसा क्यू बहुत सारा हो रहा है। हेलो, आ रहा है? ऐसा बहुत सारा क्यू है इसलिए बहुत सारा कॉर्ड आ रहा है, और वो ये पूरे फैमिली ऑफ लाइन क्वेश्चन आ गया। तो वो फैमिली ऑफ लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास करता है, वो निकालने का तरीका क्या है, L1 को सॉल्व कर लो, L2 को सॉल्व कर लो, है ना? तो सॉल्व L1 एंड L2, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर हम L1 को लिखे तो कितना आ जाएगा, -20y -4 बराबर 0। तो यहाँ से 20y बराबर कितना आ जाएगा, -4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -1/5। तो y की तो वैल्यू निकल गई। ये तो सिंपल लाइन निकल गया, जो नहीं है कि ऐसा सिंपल लाइन हो, तुमको सॉल्व करना पड़ जाएगा। द सॉल्व L1 एंड L2, तो हमने L1 से दिख गया कि y की वैल्यू -1/5 आ रही है। ठीक है, L2 और L1 को सॉल्व कर लो तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, x + 4y बराबर 0। y चूंकि निकल चुका है, एक मिनट सॉरी कहाँ चले गए, हाँ y चूंकि निकल चुका है -1/5, तो x बराबर -4y, x बराबर -4 इंटू -1/5, x बराबर -4 इंटू -1/5। चलो इधर लिख लेते हैं, L2 को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे तो तुम लोग खुद ही कर लो, हम क्या ही बताएं। L2 को सॉल्व करना है अपने को सिंपली, तो x + 4y बराबर 0, x के y के लिए -1/5 निकल चुका है, तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। सही है, यानी कि आगे करना क्या था, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए पोलर पोलर का, इस तरह का क्वेश्चन, तो लाइन एल पे एक पैरामेट्रिक पॉइंट मानना। ठीक है, पैरामेट्रिक पॉइंट के हेल्प से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन एक फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। उस फैमिली ऑफ लाइन के क्वेश्चन में L1 L2 को पहचानना कि कौन है L1 कौन है L2, फिर सॉल्व करो L1 एंड L2, सॉल्व L1 एंड L2, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। समझ में आ गया पूरी कहानी? ठीक है।